हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज आपकी एंथ्रोपोलॉजी सीरीज का डे 15 है। आज हम रिलीजन की जो अप्रोचेस हैं जो स्टडी रिलीजन, उनके पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। हम ऑलरेडी एवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम साइकोलॉजिकल थ्योरी और उसके साथ फंक्शनल थ्योरी की बात करेंगे। If this is your first lecture, just to give you the basics, ये पूरी सीरीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करेगी। स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़िए। आप सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लाइन ऑफ थॉट वैसा डेवलप होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, लाइन ऑफ थॉट आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको मार्क्स चाहिए, आप जो है और मेहनत करना चाहते हैं तो अपने लाइन ऑफ थॉट पे ज़रूर काम कीजिए। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग विद दिस पर्टिकुलर सीरीज। But then again, this is a very sincere suggestion. We'll come back to our topic now. तो आज हम बात करेंगे approaches to the study of religion. जैसा मैंने आपसे कहा, evolutionary approach हो चुकी है already। आज हम psychological approach की बात करेंगे। तो हमेशा की तरह हम एक basic line of thought set कर लेते हैं। हमेशा हम किसी भी टॉपिक से पहले एक narrative build करते हैं। आज भी psychological approach से पहले एक narrative build करेंगे। एक स्कॉलर है सिगमंड फ्रॉइड, जो कि फादर ऑफ साइकोएनालिसिस है। इनके हिसाब से ओरिजिन ऑफ रिलीजन कैसे हुआ? इनके हिसाब से ओरिजिन ऑफ रिलीजन को ये कंपेयर करते हैं विद द रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड द फादर। सो चाइल्ड बेसिकली हमेशा स्ट्रगल कर रहा होता है टू मेक रिलेशनशिप्स विद द फैमिली, टू वर्क ऑन द फैमिली डायनामिक्स। सो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, हमारी फैमिली की जो कंडीशनिंग है वो ऐसी होती है कि फादर हमेशा एक पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी पे होते हैं। नाउ चाइल्ड से भी उनका रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन कि उनके पास हमेशा ही एब्सोल्यूट पावर होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं वो घर की, और चाइल्ड को उनका कांस्टेंट सपोर्ट भी मिल रहा है। नाउ रिलीजन जो है उसी एब्सोल्यूट अथॉरिटी के कांस्टेंट इमोशनल सपोर्ट का सब्स्टिट्यूट है। सो फॉर अ चाइल्ड, रिलीजन भी एक सब्स्टिट्यूट की तरह एक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूट ऑफ द सपोर्ट जो कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी से किसी को भी मिल सकता है। व्हाई डिड आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थियोरी? राइट, बात तो सिर्फ चाइल्ड और फादर के रिलेशनशिप की हो रही है। दिस रिलेशनशिप, दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ इमोशनल सपोर्ट इज बेस्ड ऑन इमोशंस। क्यों मैं बता रही हूं? क्योंकि पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है इज बेस्ड ऑन इमोशंस। यहां पे जिस भी चीज की हम बात करेंगे, इमोटिव थ्योरीज की बात होगी। सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक अबाउट साइकोलॉजिकल अप्रोच, आपने सिगमंड फ्रॉइड की फादर चाइल्ड रिलेशनशिप की एनालॉजी को याद रखना है। द रिलेशनशिप बिटवीन देम, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द चाइल्ड फॉर दैट इमोशनल सपोर्ट शुड लीड यू टू दिस कीवर्ड इमोशंस, जो कि पूरे साइकोलॉजिकल अप्रोच का बेसिक्स है, जिन्हें आप इमोटिव थ्योरीज भी कहते हो। ठीक है जी, अब आप साइकोलॉजिकल अप्रोच कभी भी नहीं भूलोगे। बट हमने पढ़ी है एवोल्यूशनरी अप्रोच। जब भी आपको एग्जाम में एवोल्यूशनरी से साइकोलॉजिकल अप्रोच की तरफ जाना है, आप डायरेक्टली सिर्फ हेडिंग नहीं बदल सकते, कुछ आपको बीच में कनेक्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। कनेक्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा? द मोमेंट यू फिनिश आपका evolutionary approach, before starting psychological approach, you will talk about a basic critique of evolutionary theory. अगर आपको एवोल्यूशनरी थ्योरी याद है, एवोल्यूशनरी अप्रोच टू रिलीजन याद है, तो आपको याद होगा एवरीबडी टॉक्ड अबाउट कि उनके हिसाब से जो है किस फॉर्म के बाद कौन सा फॉर्म रिलीजन का आया होगा। एंथनी वॉलेस की बात करें तो शामनिज्म से मोनोथीज्म की तरफ जा रहे हैं। ईबी टेलर की बात करें तो एनिमिज्म से मोनोथीज्म की तरफ जा रहे हैं। हमने ये सारी चीजें पिछले क्लास में डिस्कस की है। इफ यू हैवंट अटेंडेड दैट क्लास, गो बैक टू द बेसिक क्लास ऑफ रिलीजन और वहां से शुरू कीजिए। राइट, सो यहां पे दिक्कत क्या आती है? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेनॉल्फ मैरे, ही सेज कि रिलीजन कभी भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म नहीं होगा, बल्कि हमेशा ही एक इमोशनल रिस्पॉन्स पे बेस्ड होगा। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाती हूँ। सो अगर हम एवोल्यूशनरी थ्योरी की बात करें, एवोल्यूशनरी थ्योरी में हमने देखा था कि लेट्स से कि एक ट्राइब है और ट्राइब के लीडर है, वो हमेशा ही वॉर्स में जीतते हैं। तो हम कहते हैं कि इनका जो लक है, इनका जो माना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, किसी चीज़ का हाथ है इन पे। जब वो हारने लगते हैं तो ट्राइब्स कहती हैं इनका जो माना था वो जो है वीक हो गया है, जिस भी डिविनिटी का, जिस भी डिवाइन फोर्स का इन पे हाथ था वो कम हो गया है। राइट, एक जो नेचुरल फोर्स जिनका
इन पे जो इम्पैक्ट था वो कम हो गया। सो बेसिकली व्हाट द ट्राइब्स आर ट्राइंग टू डू इज कि जो इशू आ रहा था उसका रेजोल्यूशन उन्होंने निकाल दिया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया कि दे आर नॉट विनिंग बिकॉज माना वीक हो रहा है, बिकॉज लक वीक हो रहा है, बिकॉज जो नेचुरल फोर्स थी उन पे वो वीक हो रही है। तो एवोल्यूशनरी अप्रोच में जो जो इश्यूज थे उनके रेजोल्यूशंस की बात हो रही थी, बट मैरे कह रहे नहीं, साइकोलॉजिकल अप्रोच में वो कैटेगोरिकली इस चीज की बात करते हैं कि जिसने भी एवोल्यूशनरी थ्योरी की बात की उन्होंने कहा मोनोथीज्म आ गया, पॉलीथीज्म के बाद मोनोथीज्म आ गया, किसी ने कहा एनिमिज्म के बाद डायरेक्टली बिलीफ इन डीमंस आ गया। कैसे, व्हाट वाज द ओरिजिन? ना एवोल्यूशनरी थ्योरी में ये तो बताया गया कि किसके बाद क्या आया, बट इसकी बात नहीं हुई कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज कैसे आई, ओरिजिन कैसे हुई। तो अकॉर्डिंग टू मैरे इमोशनल रिस्पॉन्स है जो ओरिजिन लेके आते हैं, राइट। एवोल्यूशनरी थ्योरी बता रही है कि किसके बाद क्या स्टेज आई, लेकिन क्यों आई, ये जो क्यों का जवाब है ये साइकोलॉजिकल अप्रोच देता है कि रिलीजन क्यों शुरू हुआ, उसका ओरिजिन क्यों हुआ, बिकॉज इमोशनल रिस्पॉन्स था। इमोशनल रिस्पॉन्स कैसे था, देखो उसके भी एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले फियर की बात हो रही है कि रिलीजन हमेशा प्रोजेक्शन ऑफ फियर करेगा। मान लो सडनली बाढ़ आ गई, अब नाउ यू हैव अ फियर, राइट, आप उसको कैसे प्रोजेक्ट करोगे? अब आप कहोगे कि देयर इज सम फोर्स, नेचुरलिज्म की बात हो रही है, देयर इज सम फोर्स, ये नेचर है जो हमारे साथ ये बाढ़ की बात कर रहा है। तो इट इज द फियर व्हिच लेड टू नेचुरलिज्म, इट इज द फियर व्हिच लेड टू पीपल लेट्स से वर्शिप नेचर। सो रिलीजन एक्चुअली एक प्रोजेक्शन ऑफ फियर की बात करता है अकॉर्डिंग टू विल्हेम वंट। तो कभी भी आपको जब साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात करनी है, आप मैरे की बात करेंगे, क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, एंड देन यू विल से कि रिलीजन एक इमोशनल रिस्पॉन्स रहा है। किस तरह का इमोशनल रिस्पॉन्स? यू कैन स्टार्ट विद फियर। ऑल्सो कभी कभी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज विलियम जेम्स कहते हैं, कभी कभी तो अनस्पेसिफाइड इमोशन भी नहीं होता कि बस इमोशनल रिस्पॉन्स है, क्यों है यू डू नॉट नो। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं। ऑल्सो मान लीजिए फेटिशिज्म है, आपको अनड्यू अटैचमेंट है विद समथिंग, क्योंकि आपको लग रहा है ये किसी डीटी से या किसी डिवाइन पावर से जो है एसोसिएटेड है, राइट। अगेन एनिमिटिज्म ही हो सकता है। एनिमिटिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने माना बताया था आपको कि आप सोच रहे हो कोई नेचुरल फोर्स है जो ट्राइब के लीडर पे एक्ट कर रही है। हो सकता है वो नेचुरल फोर्स स्ट्रांग थी तो ट्राइब के लीडर जीत रहे थे, अब स्ट्रांग नहीं है तो नहीं जीत रहे। सो इट इज बेसिकली व्हाट यू फील, इट इज द इमोशंस व्हिच एक्चुअली लेड टू, जो आपकी नॉन मटीरियल फीलिंग्स थी आपने उनको एक फॉर्म दे दिया जो कि आज रिलीजन कहलाता है। आपको लगा देयर इज समथिंग डिवाइन व्हिच इज कॉजिंग इट, उस डिविनिटी की फीलिंग को न्यूमिनस फीलिंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ ओटो। सो पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल अप्रोच में इसी की बात हो रही है कि एवोल्यूशनरी अप्रोच में ये नहीं बताया कि क्यों ओरिजिन हुआ, बस ये बताते गए कि एवोल्यूशन की क्या क्या स्टेजेस थी। तो इट इज द इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ फियर एंड समटाइम्स देयर इज नॉट इवन अ स्पेसिफाइड इमोशन, और इमोशंस लाइक अटैचमेंट टू समथिंग, इमोशंस लाइक आपको लग रहा है कोई डिविनिटी है। दीज आर द इमोशंस जिनको आपने प्रोजेक्ट किया है इन द वर्ल्ड in the form of religion. This is what your psychological approach talks about. मार्क्स कैसे मिलेंगे? जब आप फियर को एक्सप्लेन करते हुए विलियम वंट की बात करेंगे, न्यूमरस फीलिंग जो आपकी डिविनिटी की बात है इनको एक्सप्लेन करते हुए रुडोल्फ ओटो की बात करेंगे, और अनस्पेसिफाइड इमोशंस के समय आप कहेंगे ये जो है विलियम जेम्स ने कहा है। तो बहुत ही कैटेगोरिकली कुछ स्कॉलर्स हैं जो आपने एग्जाम में कोट करने हैं, उनके नाम मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। सो इन्हीं चीजों को हम कोट करते हुए आगे बढ़ते हैं ना। साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात हो गई, एवोल्यूशनरी अप्रोच की बात हो गई। यहां पे एक प्रॉब्लम क्या आई, सोसाइटी जो है बदल रही है, राइट। जो सोसाइटी कुछ समय पहले थी वो आज शायद नहीं है। ऑल्सो जैसा मैं हमेशा कहती हूं कि एंथ्रोपोलॉजी की ब्यूटी ही यही है कि ना ये सिर्फ कंटेम्पररी सोसाइटीज की बात करती है, बल्कि ये जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी उनकी भी बात करती है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल अप्रोच ने कहा कि ओरिजिन तब कैसा रहा होगा, बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट डू अंडरस्टैंड कि अब कंटेम्पररी सोसाइटी बदल चुकी है, राइट। रिलीजन को इस तरह से पढ़ना भी जरूरी है कि रिलीजन का रोल इंडिविजुअल की लाइफ में और सोसाइटी की लाइफ में किस तरह रहा है। रोल ऑफ रिलीजन फॉर एन इंडिविजुअल एंड द एंटायर सोसाइटी, इसको पढ़ता है फंक्शनल अप्रोच,
राइट इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं आपको फिर से डर्कहाइम का ही यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने आपको पहली क्लास में डर्कहाइम की बात की थी रिलीजन के समय में, तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि डर्कहाइम जो है डायरेक्टली रिलीजन की बात नहीं कर रहे थे, डर्कहाइम एक्चुअली ओरिजिन ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे थे। राइट डर्कहाइम ने कहा कि जब अरुंटा ट्राइब के जो ऑस्ट्रेलिया से एसोसिएटेड है लोग एक साथ आते थे, सो फॉर दोज पीपल जिनकी पहली क्लास है, डर्कहाइम ने कुछ एथनोग्राफीज पढ़ी थी, तो उनमें से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा ट्राइब के बारे में पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि जब उस ट्राइब के लोग साथ में आते थे फेयर्स के समय ना, तो उन्हें लगता था कि हम साथ आ गए तो वी आर फीलिंग वेरी एक्सटेटिक, राइट बहुत ही खुशी हो रही है हमें। तो इसका रीजन वो कभी समझ नहीं पाते थे। Eventually, because of this feeling that they were having, they wanted to give it a form. तो उन्होंने कहा हम क्योंकि इस पत्थर के पास मिल रहे हैं इसलिए जी हम खुश हो रहे हैं, हम इस पेड़ के पास मिल रहे हैं खुश हो रहे हैं। What they did not realize कि it was the idea of them being together, it was the idea of being collective जिसकी वजह से उन्हें खुशी हो रही थी। तो बेसिकली वहां पे उन्होंने क्या कहा कि इस पत्थर की वजह से हम जो है खुश हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा पत्थर को उन्होंने टोटम कह दिया। राइट नाउ एवरीबडी हु वाज एसोसिएटेड विद द टोटम उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली। ये बताने का रीजन क्या है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम चाहे उस समय रिलीजन की शुरुआत हुई कि उन्होंने अपनी फीलिंग को एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, एक नॉन मटीरियल फीलिंग को एक मटीरियल फॉर्म दे दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, लोग साथ आए, उससे जो है सोसाइटी की फॉर्मेशन हुई। So according to Durkheim, society and religion go hand in hand, जहां पे वो अरुंटा ट्राइब का एग्जाम्पल देते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम रिलीजन हमेशा ही सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करता है। सो द नेक्स्ट टाइम आप किताब में पढ़े रिलीजन सोशल कॉन्टेक्स्ट में है, इसका मतलब है कि वो अरुंटा सोसाइटी उनका जो बेसिक्स रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो हमेशा ना ये चीज समझनी जरूरी है, वी गेट कंफ्यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस। हमेशा ही किस बैकग्राउंड में चीज बोली गई है अगर आपको पता है, आपको कभी भी वो चीज नहीं भूलेगी। डर्कहाइम को हमने 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया है, आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब भी आपको फंक्शनल अप्रोच की बात करनी है, रोल ऑफ रिलीजन इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, यू विल टॉक अबाउट डर्कहाइम दैट अकॉर्डिंग टू हिम रिलीजन हमेशा ही सोशल कॉन्टेक्स्ट में ऐड करता है। राइट रिलीजन हमेशा ही सोशल इंटीग्रेशन की बात और सोशल कंट्रोल की बात करेगा। राइट हमेशा ही आपने सोशल इंटीग्रेशन के समय सोचना है कि दे वर कमिंग टुगेदर एंड दे वर फीलिंग एक्सटेटिक। ठीक है जी। नाउ इवेंचुअली देखते हैं कि किस तरह से इट इज लीडिंग टू सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल कंट्रोल। देखो सबसे पहले डिसिप्लिनरी फंक्शंस है। डिसिप्लिनरी फंक्शंस कैसे हैं, आपके रिलीजन के हिसाब से आपके रिचुअल्स डिसाइडेड है, आपको वो रिचुअल्स करने ही है। नेक्स्ट कोहेसिव फंक्शन आता है। आप रिलीजन को पता है क्यों फॉलो कर रहे हो, बिकॉज आप एक सोसाइटी का पार्ट हो और आप पे सोसाइटल प्रेशर है टू फॉलो दैट रिलीजन। राइट सो कोहेसिवनेस एमिनेट्स फ्रॉम बिलोंगिंगनेस विद द सोसाइटी। सो एक्चुअली रिलीजन आपको एक सोसाइटी का मेंबर बनाता है और आप जो है उन चीजों को फॉलो करते हो। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिलीजन हैज अ रिवाइटलाइजिंग फंक्शन। आपको कॉन्स्टेंटली अपनी हेरिटेज के बारे में बताता रहता है कि आपके रिलीजन से क्या चीजें जुड़ी रही हैं, आप कितनी किस्से कहानियां सुनते हैं रिलीजन से जुड़ी हुई। राइट तो जो ये इवेंट्स हैं, राइट ये आपको अपने हेरिटेज को कॉन्स्टेंटली रिवाइटलाइज कराते रहते हैं, रीइंफोर्स कराते रहते हैं अपनी हेरिटेज को। लेकिन ये जो पूरा का पूरा डर्कहाइम सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि सोसाइटी एक साथ आती है, सोसाइटी रिचुअल्स फॉलो करती है, हेरिटेज आगे बढ़ती है, इसका क्रिटिक करते हैं टैल्को पार्सन्स। टैल्को पार्सन्स कहते हैं कि आज सोसाइटी बदल चुकी है। एक समय पे डेफिनेटली डर्कहाइम की बात सही थी, सोसाइटी को इंटीग्रेट किया था रिलीजन ने, लेकिन आज जो है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है। राइट तो इंडिविजुअलिस्टिक होने की वजह से अब हमेशा ही सोसाइटी इंटीग्रेट नहीं करती, कभी कभी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। तो डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो है हो रहा है, ऐसा टैल्को पार्सन्स कह रहे हैं। तो आप जरूर लिखिए कि रिलीजन नो लॉन्गर फंक्शंस टू प्रमोट सोशल कोहेजन बिकॉज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी ज्यादा इंडिविजुअल के बेसिस पे डिपेंड कर रही है। और आज आप देखोगे कि रिलीजन कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बना रहता है।
तो फंक्शनल अप्रोच में हमेशा ही यू विल स्टार्ट विद डर्कहाइम, आप उसका क्रिटिक देंगे एंड देन यू विल गिव अ सेपरेट पर्सपेक्टिव कि ये सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है। हमेशा एक लाइन ऑफ थॉट आंसर्स में भी बनाना जरूरी है, डायरेक्टली सिर्फ पॉइंट्स लिख देंगे डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है जी, चलिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो फॉर एन एलैबोरेट पॉइंट आपको आना चाहिए, अगर बट आपको एक शॉर्ट नोट लिखना हो तो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तक आप बात कर सकते हैं। नाउ जो आपका रिलीजन है दैट फंक्शनल अप्रोचेस में इट गिव्स मीनिंग टू सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, राइट, कि जो भी आपका इशू है आप उसको एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव दे देते हो। दिस इज व्हाई दिस हैपेंस, यू ऑलवेज एसोसिएट अ फंक्शन विद द रिलीजन। रिलीजन विल ऑल्सो एक्ट एज अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। कैसे? रिलीजन आपको बता रहा है क्या सही है क्या गलत है, अगर आप सही चीज करोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, गलत करोगे पनिशमेंट मिलेगी, राइट। सो बेसिकली रिलीजन जो है इन्फ्लुएंस करता है द कंडक्ट ऑफ बिलीवर्स, और यही जो आपको रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट बताए जाते हैं इसी से सोशल कंट्रोल जो है बनता है सोसाइटी पे। सो यू कैन एक्चुअली कोट पॉल लैंडस ओवर हियर। ठीक है, चलिए, रिलीजन कैन ऑल्सो एक्ट फॉर एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस। आप देखते हो रिलीजन के लिए ही लोग जो है डिफरेंट बिल्डिंग्स बना रहे हैं, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं, राइट। तो एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस को भी इट कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लाइफ। ना यहां पे रिलीजन ने इकोनॉमिक लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस किया है, यहां पे आप मैक्स वेबर को कोट करेंगे। वेबर कहते हैं कि हम जब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि जहां भी प्रोटेस्टेंट्स थे वहां पे कैपिटलिज्म आया, जैसे कि यूएस, पर जहां पे कैथोलिक्स थे लाइक इटली, वहां पे जो आपका कैपिटलिज्म है इतनी जल्दी नहीं आया, बहुत लेटर स्टेजेस पे आया। तो मैक्स वेबर को आप कोट कर सकते हैं कि दिस इज हाउ रिलीजन हैज इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमिक लाइफ, कि जहां जहां प्रोटेस्टेंट्स थे वहां कैपिटलिज्म का जो है ओरिजिन हो गया, जहां पे कैथोलिक्स थे वहां पे जो है नहीं हुआ। और ध्यान रखना जो भी आप ये पॉइंट्स लिखोगे कोट द स्कॉलर ओवर देयर, बिकॉज इट इज द स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिलीजन बहुत सारी अननोन चीजों की भी बात करता है, कार्मा थ्योरी की बात कर रहे हैं, राइट, कि जिस तरह के कर्म होंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, अगली लाइफ में क्या होगा, देयर इज नो एग्जैक्ट प्रूफ टू दिस, राइट। सो बहुत सारी ऐसे अननोन चीजें हैं जिसको जो है रिलीजन जस्टिफाई कर रहा है। प्लस नॉर्म्स एंड वैल्यूज को रिलीजन बनाता तो है, यस, लेकिन कांस्टेंट रीइंफोर्समेंट भी तो रिलीजन से आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिवाइटलाइज भी तो चीजों को रिलीजन कर रहा है, हेरिटेज को बार बार सामने भी रिलीजन लेके आ रहा है। सो बेसिकली नॉर्म्स और वैल्यूज को रीइंफोर्स करना भी रिलीजन का काम है। आज अगर आप रिलीजन देखोगे वो सोशल वेलफेयर की भी तरफ है। रिलीजन जो है कितने सारे जो है स्कूल्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, रिलीजन से जुड़े हुए लोग कितनी ज्यादा मॉरल वैल्यूज को आगे बढ़ाते हैं रीइंफोर्स करके चीजों को। तो आप याद रखना हमेशा ही रिलीजन जो है इट विल बी वाइडर देन सोशल कोहेजन, और भी फंक्शंस जो है रिलीजन परफॉर्म करेगा। अब कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि रिलीजन के फॉर्म्स के बारे में बात कीजिए, थोड़ी बदलते ट्रेंड की बात कीजिए, तो आप वहां पे लिख सकते हैं रिलीजन अब सोशल वेलफेयर की बात कर रहा है, इकोनॉमिक लाइफ को भी उन्होंने जो है इम्पैक्ट किया हुआ है, एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस को भी जो है इम्पैक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर एक चेंज पैटर्न की भी बात आती है आप इनकी वहां पर भी बात कर सकते हो। ऑल्दो एंथ्रोपोलॉजी कभी भी सही या गलत की बात नहीं करता, बहुत ही एकेडमिक स्टडी की बात होती है कि रिलीजन को पढ़ने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रिलीजन क्या हो सकती है, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच फंक्शनल अप्रोच रही है कि हमेशा रिलीजन का कोई ना कोई फंक्शन जरूर रहेगा, चाहे रिलीजन इकोनॉमिक लाइफ को इन्फ्लुएंस करे, चाहे एस्थेटिक लाइफ को इन्फ्लुएंस करे, या फिर सोशल इंटीग्रेशन और कोहेजन का एक मीडियम बन जाए, राइट। तो आई होप आपको साइकोलॉजिकल अप्रोच समझ में आई है, जहां पे हमने कैटेगोरिकली इमोशंस की बात की है, राइट, और आपको फंक्शनल अप्रोच की भी समझ में आई है कि यहां पे हमने बात की है क्या फंक्शन रहा है रिलीजन का, राइट। फंक्शन किस तरह से कि रोल फॉर एन इंडिविजुअल एंड रोल्स ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है जी,
तो कोशिश यही कीजिए कि सीक्वेंस में पढ़े। मैं हमेशा इस सीक्वेंस को जो है शुरू से बताती हूँ आपको, और आइडिया यही था इन 2 लेक्चर्स का कि आपको एवोल्यूशनरी अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच और फंक्शनल अप्रोचेस के जो है डिफरेंस पता लग जाए। तो आप जो है मेक श्योर आप एक टेबल बना लें, राइट, और उसमें तीनों अप्रोचेस को लिख लें। तो दिस वन शीट वुड गिव यू द इंटायर इनसाइट इनटू हाउ एन आंसर शुड बी देयर, राइट। तो एक ही पेज में आपके सारे नोट्स जो हैं बन जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ऐसे ही लेक्चर्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आई होप यू लर्न समथिंग टुडे, और इसी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।